छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बदले जाने की खबर कई यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया में तेजी से चल रही है या चलवाई गई है। इसमें क्या है हकीकत, आज हम विश्लेषण करेंगे। अंदर खाने की वो बातें जिसे जानना समझना आपको बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार बने अभी 2 साल होने को है। 13 दिसंबर 2023 को शपथ ग्रहण हुआ था। 3 दिसंबर 2023 को सरकार बनाने का स्पष्ट जनादेश मिला था। इसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि सोशल मीडिया में ऐसी खबरें तैरने लगी। खासकर कुछ चुनिंदा यूट्यूब चैनल को ऐसा लगने लगा कि शायद नरेंद्र मोदी और अमित शाह उनसे पूछकर ही मुख्यमंत्री बदलते हैं। और तो और पूरा मंत्रिमंडल का खाका तैयार करते हुए एक पोस्टर बनाकर बता दिया गया कि किसका काम सही है, किसे रखा जाएगा, किसे हटाया जाएगा। वो ढेर सारी बातें अचानक क्यों आ रही है, इसे भी गहराई से समझने की कोशिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को जानने समझने वाले राजनीतिक पंडित और रणनीतिकार लगातार ये समझ रहे हैं कि अचानक ऐसी खबरें क्यों चलाई जा रही है। क्या पर्दे के पीछे किसी और का दिमाग काम कर रहा है? अचानक ऐसा क्या हुआ कि ऐसी खबरों को हवा दी जाने लगी। कुछ यूट्यूब चैनल तो बाकायदा तारीख भी बताने लगे। कोई अप्रैल की कहने लगा, कोई जनवरी तो कोई फरवरी। जैसी जिसकी दृष्टि वैसी उसकी सृष्टि। लगातार ये समझाने की कोशिश की गई, अपनी खबरों को पुष्ट करने के लिए ये समझाने की कोशिश की गई कि सरकार अलोकप्रिय हो गई है, लोगों में काफी अविश्वास है। थोड़ी देर यदि आप उन खबरों को सुन लें तो ऐसा लगेगा कि हाँ, इसमें कुछ सच्चाई है। लेकिन ऐसी हवाई खबरों से कहीं अलग हम जानने समझने की लगातार कोशिश कर रहे थे कि आखिर विष्णुदेव साय की सरकार को कितने नंबर देने चाहिए। 2 साल का समय हुआ है। सबसे पहले तो महतारी वंदन की जो गेम चेंजर योजना सफलतापूर्वक आज की तारीख तक लागू है, उसे लेकर कहीं कोई शिकवा शिकायत नहीं है। इसके अलावा धान के कटोरे के किसानों को जो 3100 रुपए क्विंटल धान का प्रति एकड़ 21 क्विंटल का जो मूल्य मिल रहा है, वो भारत में कहीं नहीं है। इन दोनों योजना में कहीं कोई शिकवा शिकायत नहीं है। वैसे तो कई मुद्दों पर विष्णुदेव साय सरकार से केंद्रीय नेतृत्व संतुष्ट है। खासकर नक्सल मोर्चे पर जिस तरह की सफलता मिल रही है और प्रधानमंत्री आवास योजना को जिस तरह से धरातल पर उतारा जा रहा है, उसे लेकर केंद्र काफी संतुष्ट माना जा रहा है। इसलिए हाल फिलहाल में यह कहना बहुत मुश्किल होगा कि कुछ बड़े निर्णय होंगे, सरकार बदल जाएगी। इस तरह की बातों को हवा देने वालों की भी पहचान की जा रही है। लेकिन विपक्ष की ओर से अक्सर भूपेश बघेल जब सरकार की बुराई करते हैं, तो आज जिस तरह से भूपेश बघेल की इमेज बन चुकी है, उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसी बुराई या आलोचना कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदे का काम करती है। क्योंकि भूपेश बघेल खुद महादेव सट्टा वाले मामले में नामजद आरोपी है। उनका इकलौता पुत्र उस शराब घोटाले मामले में शामिल है, जिसके प्रमुख रणनीतिकार भूपेश बघेल ही माने जा सकते हैं। क्योंकि भूपेश बघेल के खासम खास उनके ही सहयोगी मंत्री कवासी लखमा भी बीते 15 जनवरी से मजबूत सबूतों के आधार पर जेल में है और आज तक जमानत नहीं हुई। और ऐसे में भूपेश बघेल यदि सरकार की किसी नीति का और खासकर भ्रष्टाचार और घोटाले से संबंधित कोई बात करते हैं, तो इसका सरकार की सेहत पर तो कम से कम कोई असर पड़ता नजर नहीं आ रहा है। रही बात भारतीय जनता पार्टी के कुछ कद्दावर की, जो असंतुष्ट हैं, जिन्हें मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया है, स्वाभाविक रूप से उनके समर्थक सोशल मीडिया की आजादी का आर्टिकल 19 का खुलकर इस्तेमाल करते हैं। सही अर्थों में कहा जाए तो बहुत जाति कई बार कर देते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे शब्द परोसे जाते हैं जिसे पढ़ने के बाद तो ये समझा जा सकता है कम से कम भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन के दायरे में बंधा हुआ कोई कार्यकर्ता ऐसे नहीं लिख सकता। मौजूदा दौर में मोदी और शाह के युग वाली भारतीय जनता पार्टी जब कोई बड़े रणनीतिक फैसले लेती है तो कानों कान किसी को खबर नहीं होती। हाल में ही विष्णुदेव साय सरकार में जो 3 मंत्री पिछले दिनों बनाए गए हैं, उसमें एक गजेंद्र यादव को छोड़कर बाकी 2 मंत्री बनाए जाएंगे या नहीं बनाए जाएंगे, किसी को कानों कान खबर नहीं थी। खासकर राजेश अग्रवाल, जो कि अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव को चुनाव हराकर विधानसभा में पहली बार पहुंचे हैं, उन्हें मंत्री बनाया
बनाया जाएगा, इसका तो किसी को बिल्कुल भी अनुमान नहीं था। लक्ष्मी रजवाड़े और टंकराव वर्मा जैसे ऐसे अनेक नाम हैं। जब विष्णुदेव साय की सरकार बनी थी, जब बहुमत मिला था, तब से ढेर सारे कयास लगाए जा रहे थे। आप सोचिए, मुख्यमंत्री को लेकर 12 मंत्री बनाए गए थे, उसमें 7 एकदम नए चेहरे थे। यानी छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार अपने जन्म से ही नए नए प्रयोग करने के लिए जानी जा रही थी। कुछ लोगों को हैरानी इस बात की हो रही थी कि जब विपरीत विचारधारा की कोई नई सरकार बनती है तो सबसे पहले राज्य के डीजीपी, सीएस, चीफ सेक्रेटरी को हटाती है। लेकिन इस सरकार ने ऐसा नहीं किया, बल्कि भूपेश बघेल के शासनकाल में बने हुए डीजीपी और सीएस को उनका न केवल पूरा कार्यकाल करने दिया गया, बल्कि सम्मान स्वरूप एक्सटेंशन भी दिया गया। ये बातें पुराने जानकारों को भले ही हजम नहीं हो रही होगी, लेकिन यह हैरानी होना स्वाभाविक है। खासकर अमिताभ जैन, जो कि भूपेश बघेल के शासनकाल में 3.25 साल चीफ सेक्रेटरी थे और नई सरकार में भी उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल किया। लगभग 2 साल के कार्यकाल के बाद भी उन्हें एक्सटेंशन दिया गया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अप्रैल 2001 में जब नया छत्तीसगढ़ बना था, जोगी की सरकार थी, यही अमिताभ जैन रायपुर के कलेक्टर हुआ करते थे। उन्हीं की देखरेख में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर लाठियों और पत्थरों से मारा गया था, लाठीचार्ज हुआ था। और भूपेश बघेल के शासनकाल में जितने बड़े बड़े घोटाले हुए, खासकर शराब घोटाले के लिए जैसे नीतियां बदली गई, जिस तरह से FL10 का लाइसेंस लाया गया, जिस तरह से समानांतर शराब नीति चल रही थी, उस समानांतर शराब नीति के पैसे भूपेश बघेल के घर तक पहुंच रहे थे, क्योंकि उनका बेटा चेतन बघेल इसी मामले में जेल में है, आबकारी मंत्री भी जेल में है, और शराब घोटाले के पैसे से कांग्रेस भवन बनाने के पुख्ता प्रमाण भी जांच एजेंसियों को मिले हैं। ये जब सारी गलत नीतियों को अंजाम दिया जा रहा था, तब भी अमिताभ जैन चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे। कोयले घोटाले को जब ऑनलाइन से ऑफलाइन में बदलकर कोयले घोटाले के लिए जिस तरह से समीर बिश्नोई जैसे सीनियर IAS अधिकारी ने ऑनलाइन सिस्टम को बदलकर ऑफलाइन किया, तब भी अमिताभ जैन मौन थे। उन्हीं अमिताभ जैन को भारतीय जनता पार्टी की नई बनी सरकार ने कंटिन्यू रखा। यानी कुल मिलाकर यहाँ कहीं भी पूर्वाग्रह नहीं दिख रहा था। भूपेश बघेल की आज की तारीख तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि शुरू से कयास लगाए जा रहे थे। जिस तरह से भूपेश बघेल के घर के अंदर से प्रमाण मिले हैं, तो वहां भूपेश बघेल छुट्टा क्यों घूम रहे हैं, जबकि भूपेश बघेल फर्जी सेक्स सीडी वाले मामले में तकनीकी आधार पर जरूर छूट गए हैं। सरकार की ओर से बाकायदा कानूनी उपचार लिया जा रहा है, रिव्यू पिटीशन CBI की ओर से दाखिल किया गया है। ऐसी ढेर सारी कवायतें जो कि कानून के रास्ते से होकर जाती है, उसे अपनाने की कोशिश की जा रही है। मौजूदा दौर में अमित बघेल ने जिस तरह से जाति आधार पर वैमनस्यता फैलाने की कोशिश की, वहां भी माना जा रहा था कि सरकार सख्ती से पेश आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाकायदा उसे भागने का मौका दिया गया। 26 दिन तक फरारी के बाद आजाद चौक में जब क्रांति सेना के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, तब भी बल प्रयोग नहीं किया गया। यानी कुल मिलाकर ऐसी कवायतों से ऐसा लग रहा है धूप में चलिए हल्के पांव वाली नीति अपनाई जा रही है। जिन्हें तेजी से कार्रवाई करने वाली सरकार चाहिए, उनकी अपनी सोच हो सकती है। तुलनात्मक रूप से योगी आदित्यनाथ और अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री से जब खासकर बुलडोजर एक्शन और ऑपरेशन लंगड़ा जैसी कार्रवाई से तुलना की जाती है, तो स्वाभाविक रूप से कार्रवाई और कार्य करने का तरीका अलग अलग लग सकता है, और ऐसा लगना भी स्वाभाविक है। डॉक्टर रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे, आज की तारीख में वो विधानसभा अध्यक्ष हैं। अंदर खाने जो कुछ खुशफुसाहट चलती है, लोग कहते हैं कि डॉक्टर रमन सिंह की खूब चल रही है, तो यहाँ गहराई से समझना होगा कि डॉक्टर रमन सिंह भले ही आज एक संवैधानिक पद में है, लेकिन एक मजे हुए नेता हैं। 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री विष्णुदेव से उनकी बहुत बेहतर केमिस्ट्री है। विष्णुदेव साय 3 बार छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। ऐसा माना जाता रहा कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनवाने में डॉक्टर रमन सिंह की अहम भूमिका रही। ग्वालियर से कुछ तस्वीरें सामने आई है। एक निजी कार्यक्रम में विष्णुदेव साय और डॉक्टर रमन सिंह एक साथ गए। यहाँ भी इनकी केमिस्ट्री को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज की तारीख में विष्णुदेव साय और डॉक्टर रमन सिंह के आपस के संबंध कितने मजबूत और प्रगाढ़ हैं। गौर करने वाली बात यह है कि विधानसभा के नए भवन के उद्घाटन के मौके पर जब प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी पिछले दिनों रायपुर पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने जिस अंदाज में, जिन शब्दों में डॉक्टर रमन सिंह की तारीफ की, तो राजनीति में कुछ नया खोजने वाले, नया अर्थ निकालने वाले उन शब्दों के भी अलग अलग मायने निकालने लगे। यहाँ तक कुछ यूट्यूबर को ऐसा लगने लगा कि डॉक्टर रमन सिंह के ऊपर केंद्र कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, इसलिए हो सकता है परिवर्तन होगा। ऐसे ही हो सकता है कि आधार पर अफवाहें जन्म लेती है, लेकिन इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा समय में जिस तरह से रणनीति चलती है, बाएं हाथ से किया गया काम दाएं हाथ को भी नहीं पता चलता। ऐसे में सोशल मीडिया का जब दौर है, किसी का क्या है, कोई कुछ भी कह दे, टीआरपी तो बढ़ जाएगी, सुर्खियां बढ़ जाएगी, हो सकता है कुछ व्यूअर और सब्सक्राइबर भी बढ़ जाए, लेकिन ऐसी खबरें विश्वसनीयता से कहीं जब दूर होती है तो आम जनमानस के प्रति ऐसे यूट्यूब चैनल अपना विश्वास खो देते हैं। बदले हुए हालात में जिस तरह से छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार प्रयोग धर्मिता की ओर लगातार जाती रही, कुछ नए नए प्रयोग करते रहे, समय के हिसाब से कुछ प्रयोग अप्रासंगिक भी हो गए, लेकिन जो नई कवायतें की जा रही है वहां ओपी चौधरी एक प्रमुख पावर सेंटर बनकर उभरे। छत्तीसगढ़ काडर के सबसे पहले कम उम्र के आईएएस बनने के बाद जब 2018 में वो राजधानी रायपुर के कलेक्टर थे, तब उन्होंने इस्तीफा देकर खड़सिया से चुनाव लड़ा, चुनाव में असफल हुए, संगठन का काम किया और उसके बाद आज जिस तरह से वित्त मंत्री के रूप में कलेक्टर गाइडलाइन जैसे कुछ नए नए बड़े और अहम फैसले ले रहे हैं, वहां से बृजमोहन अग्रवाल जैसे पुराने कद्दावर को ये निर्णय रास नहीं आ रहा है, खुलकर लगातार पत्र लिख रहे हैं और तुरंत ही उनके पत्र मीडिया तक पहुंच भी जाते हैं। और बृजमोहन अग्रवाल खुलकर कई बार अपनी पार्टी की सरकार के खिलाफ बोलते हैं। बृजमोहन अग्रवाल जब कम समय के लिए सही शिक्षा मंत्री थे, बाद में सांसद बन गए, कई निर्णयों को सरकार ने नहीं माना क्योंकि ऐसे निर्णय सरकार की नीतियों का उस समय हिस्सा नहीं थे। जैसे कि बृजमोहन अग्रवाल ने ये घोषणा अपनी ओर से फरवरी 2025 में कर दी थी कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, जबकि मोदी गारंटी में जो घोषणाएं लिखी गई थी वो 5 साल के लिए थी। ऐसा लिखा गया था कि चरणबद्ध तरीके से 1 लाख सरकारी भर्तियां होगी, लेकिन सरकार बनने के 1.5-2 महीने बाद जिस तरह से विधानसभा में बिना कैबिनेट की मंजूरी के बृजमोहन अग्रवाल ने जिन बातों को रखा, वहां से एक बात तो स्पष्ट थी कि बृजमोहन अग्रवाल जो घोषणा कर रहे थे वो सरकार में जरूर